गांधी जी का उदय और गांधीवादी आंदोलन, हमने इसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हमने देखा कि किस प्रकार से गांधी जी जो उनके द्वारा जन संगठन के लिए कौन कौन सी तकनीक जो उसका उपयोग लिया गया था। जैसे सत्याग्रह है, असहयोग है, इसके अलावा आपके अहिंसा है, इसके अलावा राजनीतिक का आध्यात्मिकरण है, सामाजिक सद्भावना और एकता, नारी शक्ति को सम्मानित स्थान देना, इसके अलावा ग्रामीण जनता में जागृति उत्पन्न करना। ये इनके मुख्य हथियार थे जिनके माध्यम से गांधी जी ने भारतीय जनता जो उसको संगठित किया था। अब दूसरी बात ये आती है कि आखिर ऐसे कौन कौन से गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन थे जिनमें गांधी जी ने इन ये जो हमने पढ़े उन सभी हथियार जो उनका इस्तेमाल किया था और उन आंदोलनों में उनको सफलता मिली थी। तो इस प्रकार से प्रारंभिक आंदोलन और नई तकनीक का प्रयोग। सबसे पहला आता है चंपारण आंदोलन। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में गोरों यानी कि अंग्रेजों द्वारा किसानों पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह किया और उसमें उन्हें सफलता मिली। किसानों की सबसे बड़ी शिकायत थी कि 3 कंथिया के समझौतों के आधार पर थी और उसके अनुसार प्रत्येक किसान को अपनी जमीन का 3/20वां हिस्से में नील की खेती करना जरूरी होता था, चाहे उन्हें उससे लाभ हो या हानि हो। कभी कभी तो कहा जाता कि उन्हें अपनी जमीन के 5/20वें भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी और नील की खेती करने से जमीन की उर्वरा शक्ति जो थी वो यानी कि उसका पैदावार जो थी वो खराब हो जाती थी। परंतु ना कहने पर ब्रिटिश सरकार के लोग जो थे उनके ऊपर, जो किसान होते थे उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा अमानवीय अत्याचार करते थे, इसीलिए मजबूरन उनको नील की खेती करनी पड़ती थी। 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में बिहार के एक कार्यकर्ता किशोर बाबू गांधी जी से मिले और उन्होंने किसानों की दुर्दशा से अवगत करते हुए चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया और गांधी जी ने सत्याग्रह के मूल सिद्धांत के आधार पर चंपारण जाकर दोनों पक्षों की सही स्थिति जानने का निश्चय किया। जब वे गोरे साहबों की कुल संख्या की जांच पड़ताल करने सरकारी विभाग में गए तो सचिव ने और बाद में आयुक्त ने उन्हें यानी कि तीरथ छोड़कर चले जाने का परामर्श दिया और इस पर भी गांधी जी ने अपनी जांच पड़ताल जारी रखी। तब उन्हें सरकार ने तत्काल चंपारण से चले जाने का आदेश दे दिया, परंतु गांधी जी ने आयुक्त को सूचित किया कि वे इस आदेश का उल्लंघन करेंगे और इस पर उन्हें अदालत जो उसमें बुला लिया गया और उनके ऊपर मुकदमा चला गया, परंतु निर्णय देने के स्थान पर मुकदमा वापस ले लिया गया और भारत के इतिहास में ये पहला सबसे बड़ा नागरिक अवज्ञा जो उसकी विजय हुई थी। और इसके अलावा बाद में कहा जाता कि बिहार के गवर्नर ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और कुछ समय बाद 3 कंथिया समाप्त कर दिया, यानी कि इस प्रकार से जबरदस्ती जो किसान लोग जो थे उनसे नील की खेती करवाई जाती थी और वो भी एक डिसाइड मात्रा में कि इतनी हिस्से जो है उसके ऊपर किसान जो उसको अपनी खेती के इतने हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ेगी, उसको समाप्त कर दिया गया। और चंपारण आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें कोई व्यापक या बहुत बड़ा आंदोलन नहीं होता, यह एक व्यक्ति का व्यक्तिगत सत्याग्रह मात्र था, यानी कि महात्मा गांधी जो उनका एकमात्र यानी कि केवल उन्हीं के आधार पर यह सत्याग्रह हुआ था और इसमें उनको पूरी तरह से सफलता मिली थी और किसान जो थे उनको सहूलियत मिल गई थी। दूसरी बात आती कपड़ा मिलों के श्रमिकों के लिए उपवास कि जनवरी मार्च 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिलों के श्रमिकों की मांगों को लेकर उपवास किया और उपवास के पूर्व उन्होंने श्रमिकों की मांगों की जांच पड़ताल कर ली थी और मिल मालिकों को समझाने का प्रयास भी किया था। जब इसमें सफलता न मिली तो वे उपवास पर बैठ गए थे और उनका यह प्रस्ताव था कि मिल मजदूर समझौता होने तक अपनी हड़ताल जारी न रखे और गांधी जी के 3 दिन के उपवास में ही समझौता हो गया था। तो इस प्रकार से ये केवल मात्र उपवास किया था गांधी जी ने और उसमें भी कहा जाता है कि कपड़ा मिलों के मालिक और श्रमिक जो थे उनमें समझौता हो गया था। इसके बाद तीसरा बिंदु आता खेड़ा सत्याग्रह कि 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसल चौपट हो जाने के कारण अकाल की स्थिति जो थी वो आ गई थी, परंतु सरकार लगान वसूली पर अभी भी यानी कि देखो वहां पर बिल्कुल भी पैदावार उत्पन्न नहीं हुई थी, अकाल आ रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो टैक्स वसूल करना चाहती थी और गुजरात सभा के अध्यक्ष होने के नाते गांधी जी ने सरकार को लगान वसूली निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र और तार भेजे, किंतु इसका कहा जाता है कि सरकार के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब गांधी जी ने पट्टेदारों को यह परामर्श दिया कि वे सत्याग्रह यानी कि आंदोलन जो उनको छेड़ देना चाहिए और गांधी जी स्वयं गांव-गांव का दौरा किया और पट्टेदार किसानों को सत्याग्रह का सिद्धांत समझाते रहे और सत्याग्रह के आरंभ में तो किसानों ने खूब साहस का परिचय दिया, किंतु जैसे ही सरकार का दमन चक्र
तेज चलने लगा तो लोगों का साहस जो था वो भी टूटने लगा। और इस कठिन क्षण में गांधी जी को लोगों के डर को दूर करने का एक उपाय सूझा और इस अवसर सरकार ने गलती से प्याज के एक खेत को हड़प लिया और गांधी जी ने लोगों को सलाह दी कि वे उसे हड़पे हुए खेत से प्याज निकाल लें। इसके फलस्वरूप अनेक लोग गिरफ्तार कर लिए गए और जिसमें लोगों के उत्साह जो उसकी लहर दौड़ पड़ी और एक बार जेल जाने से लोगों में जेल का जो भय था वो भी जाता रहा और गांधी जी का उद्देश्य पूरा हो गया और वे लोगों को ये सिखाना चाहते थे कि दंड भुगतना सत्याग्रह का एक स्वाभाविक और आवश्यक परिणाम है और इस सत्याग्रह का फल किसी शासकीय घोषणा से प्राप्त नहीं हो सकता। और सरकार ने किसानों को किसी प्रकार की सहूलियत नहीं दी किंतु लगान वसूली के लिए सख्ती भी नहीं की गई। इस प्रकार से सैद्धांतिक धरातल पर सत्याग्रह सफल रहा किंतु इसे पूर्णतः सफल भी नहीं कहा जा सकता। यद्यपि गांधी जी को परिणाम से संतोष नहीं हुआ परंतु खेड़ा के किसान जरूर प्रसन्न थे क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें जो कुछ भी मिला है वह उनके प्रयासों का एक अच्छा परिणाम है और साथ में उन्होंने एक ऐसा माध्यम सीख लिया था जिसके द्वारा अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए वे हमेशा पहल कर सकते हैं। और इस सत्याग्रह आंदोलन द्वारा उनमें राजनीतिक प्रशिक्षण का सूत्रपात भी हो चुका था जो कि भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ था। तो इस प्रकार से खेड़ा सत्याग्रह जो उसमें भी उनको सफलता मिली। अगली बात आती कि प्रथम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अपनी आर्थिक कठिनाइयों के बाद भी अंग्रेजों को पूरी तरह से सहायता की थी और अंग्रेजों ने भी युद्ध में विजय के बाद भारतीयों को स्वशासन देने का वचन दिया था। और अगस्त 1917 की घोषणा में भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार की नीति है कि भारतीयों को धीरे धीरे प्रशासन के प्रत्येक विभाग में उत्तरोत्तर अधिक संख्या में शामिल करना, स्वशासन संबंधी संस्थाओं का क्रमिक विकास करना ताकि भारत में ब्रिटिश सरकार के अंग के रूप में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। किंतु युद्ध के बाद भारतीयों की आशाओं का तुषारपात हो गया और युद्ध के बाद भारतीय जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था जिसके कई कारण थे। जनता में बलपूर्वक युद्ध में भर्ती किए जाने की स्मृतियां कटुता उत्पन्न कर रही थी और युद्ध के पश्चात छटनी नीति से जनता में और भी ज्यादा असंतोष फैल गया और उस समय संपूर्ण भारत आर्थिक संकट और राजनीति जो है उसमें निराशा जो उसमें डूब गया। परिणाम यह निकला कि राष्ट्रीयता की भावना और क्रांतिकारी गतिविधियां जोर पकड़ने लगी और गवर्नर जनरल ने यह सोचकर कि भारतीय सुरक्षा अधिनियम जिसके द्वारा भारत सरकार को ज्यादा शक्तियां प्राप्त थी युद्ध के समाप्त होते ही प्रभावशाली नहीं रहेंगी, अत्यंत शीघ्रता से उन्होंने 2 संकटकालीन फौजदारी कानूनों का निर्माण किया जो कि रोलेट अधिनियम जो उनके नाम से जाने जाते हैं। मिस्टर रोलेट ब्रिटिश उच्च न्यायालय के एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश थे और उनकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने भारत के क्रांतिकारी जो उनका अध्ययन करने हेतु 10 सितंबर 1917 को एक समिति का गठन किया और 19 जुलाई 1918 को रोलेट समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ और इसमें युद्ध के अंत में हो जाने के पश्चात भी रक्षा कानूनों की आवश्यकता नहीं थी और इस प्रतिवेदन के आधार पर ही रोलेट अधिनियम बनाए गए और इन विधेयकों द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जिस व्यक्ति पर राजद्रोह होने का संदेह हो उसकी गतिविधि पर नियंत्रण रखा जाए और जिस व्यक्ति से शांति भंग होने की संभावना उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसी किसी भी प्रकार की सामग्री के प्रकाशन को जिससे जनता में रोष की भावना फैलती हो अपराध माना जाए। वस्तुतः इस विधेयक का उद्देश्य जनता की स्वतंत्रता जो उसका हनन करता था। तो इस प्रकार से यानी कि जनता ये जो नए नियम जो उनको लागू करके जनता की स्वतंत्रता जो उसका हनन करने का प्रयास किया गया था और गांधी जी जो उन्होंने इन सब चीजों का भी विरोध किया। गांधी जी ने इन विधेयक को अन्यायपूर्ण, घातक और विध्वंसकारी करार दिया। उन्होंने अपनी तकनीकी के अनुसार सबसे पहले सरकार के इन विधेयकों को वापस लेने का आग्रह किया और उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि उनका आग्रह स्वीकार नहीं किया गया तो उन्हें सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ करने के लिए विवश होना पड़ेगा। और उनकी चेतावनी का कहा जाता है कि अभी तक कोई परिणाम नहीं निकलेगा। परिणाम ये निकला कि 28 फरवरी 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह की प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया और इस प्रतिज्ञा पत्र पर लोगों को हस्ताक्षर करने थे और उसे व्यवहार में भी लाना था। इसका अभिप्राय ये था कि कानून न्याय विरुद्ध है और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को कुचलने वाले हैं और व्यक्ति के साधारणतम अधिकारों के लिए घातक है और हम इन कानूनों का उस समय तक जब तक कि ये वापस नहीं लिए जाएं उनका हम उल्लंघन करते रहेंगे। और उन्होंने जनता को सत्याग्रह का पाठ पढ़ाने हेतु देश में अनेक क्षेत्र जो उनका भ्रमण भी किया। इसके बाद गांधी जी ने पहले सत्याग्रह के लिए 30 मार्च 1919 डिसाइड किया था परंतु बाद में इस डेट जो उसको चेंज करके 6 अप्रैल कर दिया और कुछ स्थानों को तिथि परिवर्तन की सूचना जो नहीं मिल पाई थी इसलिए दिल्ली और कुछ नगरों में 30 मार्च को सत्याग्रह दिवस मनाया गया। और दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में जा रहे जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई और 5 व्यक्ति तत्काल मर गए और कई घायल हुए थे। गांधी जी 6 अप्रैल 1919 का दिन उपवास और प्रार्थना के रूप में मनाना चाहते थे और उन्होंने उस दिन के लिए कई कार्यक्रम जो वो भी निर्धारित किए जैसे कि
24 घंटे का उपवास रखा जाए, किंतु उसकी उपयोगिता सरकार पर दबाव डालने के लिए भूख हड़ताल के रूप में नहीं, ये नागरिक अवज्ञा के लिए सत्याग्रह को प्रस्तुत करने के लिए एक आवश्यक अनुशासन और दूसरों के लिए चोट खाई हुई भावनाओं की तीव्रता का प्रतीक था। इसके अलावा इस दिन सभी प्रकार के कार्य जो उनको स्थगित रखा जाए, इसके अलावा जनसभाएं आयोजित किया जाए जिनमें रोलेट विधेयक की वापसी संबंधी प्रस्ताव पारित की गई और 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल जो उसको करने का डिसाइड किया गया और जनता ने जुलूस निकालकर सरकार की निंदा की। और प्रथम अवसर ये था कि जिसमें अमीर गरीब, ऊंच नीच और हिंदू मुसलमान सभी एक साथ इकट्ठे हुए और ये राजनीति में जनता की आत्मिक शक्ति की प्रथम परीक्षा थी। पुलिस और अधिकारियों ने जब जनता पर अपनी शक्ति प्रदर्शन किया तो जनता अपमान और क्रोध की अग्नि जो उससे जल उठी और पंजाब में जनता और पुलिस में भयंकर मुठभेड़ भी हुई और अमृतसर में सत्याग्रह के समर्थन में सभाएं हुई। इसके अलावा 9 अप्रैल को गांधी जी पंजाब के आग्रह पर वहां जा रहे थे, किंतु पलवल के निकट उन्हें बंदी बना लिया और 10 अप्रैल को अमृतसर में एक बम विस्फोट हुआ जिसमें कुछ यूरोपियन जो थे उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इस संबंध में सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किशलू और डॉक्टर सत्यपाल को भी गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अज्ञात स्थान पर भेज दिया और फलतः जनता उत्तेजित होती क्योंकि वो अपने जो नेता लोग जो थे उनके बारे में जानना चाहती थी। कहा जाता है कि समूचे पंजाब में गिरफ्तारियां होना शुरू हुई और अमृतसर में हड़ताल रखी गई और नगरवासियों की एक शांतिपूर्ण भीड़ डिप्टी कमिश्नर से मांग करने के लिए रवाना हुई और घुड़सवार पुलिस ने शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चलाई जिससे 10 व्यक्ति घटनास्थल पर मारे गए और कितने ही घायल हुए। इससे नागरिकों को क्रोध का पारा चढ़ गया और जनता की उत्तेजना बढ़ी और वह मृतकों के शवों के साथ नगर की ओर चल पड़ी और कुछ अंग्रेजों की हत्या कर दी गई और स्थानीय बैंकों को लूटकर उनमें आग लगा दी गई और उत्तेजित जनता को नियंत्रण में करने के लिए अमृतसर नगर को सेना के अधिकार में दे दिया और पंजाब में प्रवेश जो उस पर रोक लगा दिया और इस कारण स्थिति जो थी और भी ज्यादा गंभीर हो गई थी। अगला बिंदु आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हम सभी जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग जो उसमें एक आम सभा जो उसका आयोजन किया गया था और सरकार जो उसने प्रतिबंध लगा दिया था कि कुछ लोग जो इकट्ठे नहीं हो सके और इसीलिए कहा जाता है कि जनरल डायर जो है क्योंकि वहाँ पर सेना को अधिकार दे दिया गया था और जनरल डायर जो वो कहा जाता है कि मशीन गन लेकर आया और उसने जलियांवाला बाग जो उसमें जो भी जनता इकट्ठी हो रही थी उसको गोलियों से भून दिया जिसमें कहा जाता है कि बहुत सारे व्यक्ति मारे गए और बहुत से कुएं में गिर गए और बहुत से घायल हो गए थे। तो इस प्रकार से ये जो अमानवीय अत्याचार ब्रिटिश सरकार जो उसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो उसमें किया गया था उसकी महात्मा गांधी जो उन्होंने घोर निंदा की थी। हालांकि कहा जाता है कि ऊपर से ये सब जो है दिखावा था लेकिन वास्तविकता में गांधी जी जो उनके द्वारा जो इस प्रकार के हथियार जो उनका इस्तेमाल किया गया था वो आगे चलकर कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुए और अंततः कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार जो उसको गांधी जी उनके समक्ष झुकना पड़ा और भारत जो उसको आज़ादी दिलाने में गांधी जी द्वारा अपनाए गए ये जो तरीके जो थे वो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा सहयोगी रहे थे।